क्रिएट करना पड़ता है। और जिस पेशेंट को मेजर एम्पुटेशन होते हैं डिप्रेशन की वजह से और कार्डियक अटैक्स भी आ सकते हैं, जैसा हार्ट अटैक वो सब आके उनके ज़िंदगी के ऊपर खतरा हो सकता है। तो हम ये अपॉर्चुनिटी लेके आप सब लोगों के सामने ये केस प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इस गुलबर्गा और जो लोग रहते हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है और हमारे ट्रीटमेंट से अवेल करते हुए उनको अपने पैर या ज़िंदगी बचाने के लिए और ज़्यादा हेल्प हो सकता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ब्लॉकेजेस लाइक ब्लड क्लॉट के जैसे होते हैं, हम कैसे पता चलता है कि वो है वैस्कुलर? 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहते हैं मैडम ये पेशेंट्स को जब भी ऐसा होता है। पहला बात यह है कि उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोल के बोलते हैं। एक फॉर एग्जांपल इस उम्र में भी जैसा 80 या 90 ईयर्स की उम्र में भी एटलीस्ट इंसान एक 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक कंफर्टेबली चलना चाहिए बिना रोके हुए। अगर चलते वक्त उनको काफ में पेन होके उनको खड़ा रहना पड़ा 1-2 मिनट, उनको रेस्ट लेके फिर उसके बाद ही उन्होंने चल पा रहे, इसका ये मतलब है कि खून के रफ्तार में प्रॉब्लम है। उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं क्योंकि वो अपने निजी जिंदगी में नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे बोल के उसका मतलब है, नॉर्मल वॉकिंग नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात क्या है, रेस्ट पेन बोल के बोलते हैं। इंसान को सोने के लिए बहुत तकलीफ होता है क्योंकि इतना दर्द रहता है कि उनको सुसाइड करने पे मजबूर होने वाला इतना जैसा पेन लगता है। ये दूसरा है, रेस्ट पेन बताते हैं। तीसरा सिम्टम ये है कि उनको गैंग्रीन होता है पैर में। गैंग्रीन का ये मतलब है कि घाव होके वो सूखता नहीं है, स्मेल आता है और वहाँ से पस वस वो सब आता है। ये तीनों सिम्टम्स है बोले तो इंसान को ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज एसोसिएटेड विद डायबिटीज है बोल के हमें समझना चाहिए। पेशेंट क्या बोलते हैं? ये डायबिटीज वाले को आता है कि एज पर कभी किसको भी आ सकता है? सी यूजुअली क्या है कि डायबिटीज और स्मोकिंग ये रिस्क फैक्टर्स है। नॉर्मल इंसान को 60 इयर्स के बाद ये होने की क्षमता ज़्यादा रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज रहता है, स्मोकिंग रहता है, डायबिटीज के साथ कितने साल जी रहे हो और कितने साल वो आप बिना कंट्रोल के जरिए जी रहे हो वो मैटर करता है। और उसके साथ स्मोकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और टोबैको चूइंग भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये बीमारियों में आने में। लोग ये समझते हैं कि मैं 1 सिगरेट पी रहा हूँ, वो 10 सिगरेट पी रहा है इसलिए उसको हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे नहीं आ सकता बोल के सोचते हैं। ऐसा नहीं रहता है। आप स्मोकिंग कर रहे हो कि नहीं इसके ऊपर ही निर्भर रहता है। आप 1 सिगरेट पी के अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो कि मैंने कम पी रहा हूँ, पर ऐसा बीमारियों को पता नहीं है। हर एक बीमारी के लिए बता रहा हूँ, केवल ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज ही नहीं है। इवन हार्ट अटैक में ऐसे ही हो सकता है। कोरोनरी कैरोटिड आर्टरी डिसीज बताते हैं, जैसा पेशेंट्स को पैरालिसिस होता है, जो नस दिमाग को जाने वाले नस रहता है वो गले में, उसमें ब्लॉकेज हुआ तो कैरोटिड आर्टरी डिसीज बताते हैं। ऐसा सब डिसीजेस में होने वाला जो बीमारी का जो लक्षण रहता है एक ही तरह का होता है और उसका रिस्क फैक्टर्स भी एक ही तरह का होता है। पर हमारे तरफ से क्या है, हम हार्ट प्रॉब्लम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसा लेग प्रॉब्लम्स को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। पर जिंदगी में क्या है, सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा हार्ट पैर सब कुछ। सर वेन थ्रोम्बोसिस में इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। यूजुअली क्या है कि 2 चीज़ें होती है, जैसे आपने सही सवाल पूछा। वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। उसमें क्या है कि इंसान ज़्यादा देर बैठने से, ज़्यादा देर खड़े रहने से या ज़्यादा ट्रैवल करने से नॉर्मल इंसानों में, हमारे जैसे इंसानों में भी वो हो सकता है। कुछ लोगों में क्या है, जिस पेशेंट्स में कैंसर है उन लोगों में थोड़ा थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और कुछ पेशेंट्स में क्या है, खून में जो प्रोटीन्स रहते हैं, खून पतला करके पानी के जैसे हमारे रगों में दौड़ने के लिए वो प्रोटीन्स यूजुअली हेल्प करते हैं। पर कुछ पेशेंट्स में क्या है, वो प्रोटीन्स का संतुलन सही तरीके से नहीं होने की वजह से क्लॉट ज़्यादा बनते हैं। पर बहुत सारे इंसानों को ये पता नहीं कि उनमें ये प्रॉब्लम है। यूजुअली 20 ईयर्स के बाद ही ये इंसानों के ऊपर पता चलता है। ऐसा पेशेंट जब भी पैर खुलता है उनको वीनस डॉपलर टेस्ट करते हैं, सिंपल टेस्ट है। उसमें क्या है, हमें क्लॉट कहाँ से कहाँ तक है पैर में वो पता चलता है। उसको अर्ली हम डायग्नोज किया तो जो क्लॉट्स पैर में बनते हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़े हमारे खून के नसों के जरिए ऊपर जाके सांस लेने वाले नसों में अगर चुप गए तो उसको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बताते हैं। ऐसा होने के बाद इंसान को सांस लेने वाला प्रॉब्लम होके उनको आईसीयू में रखना पड़ सकता है, ऑक्सीजन सपोर्ट रखना पड़ सकता है और उन लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकता है और कुछ इंसानों को ज़िंदगी के लिए भी खतरा हो सकता है।
अगर सही टाइम पे उनको डायग्नोस करके खून पतला करने वाला इंजेक्शन चालू करने के बाद अगर उनको प्रोसीजर की ज़रूरत है तो भी हम किया तो उनको बचा भी सकते हैं। ये खाली मेल में सिम्टम्स आता है कि फीमेल्स में? नहीं, ये दोनों जेंडर्स में होता है, मेल और फीमेल में होता है। थोड़ा मेल में ज़्यादा रहता है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मोकर्स रहते हैं, इस वास्ते उनका रिस्क ज़्यादा रहता है। पोस्ट ऑपरेशन कितना चलता है? पोस्ट ऑपरेशन कितना ड्यूरेशन तक उसका ये होता है? यूजुअली क्या है कि अगर हम ओपन सर्जरी जैसा बाईपासेस करें तो उनको थोड़ा एक 2-3 हफ्ते तक बेड रेस्ट वो सब ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा जगह पे कट करके हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। जब एंडोवास्कुलर करते हैं, छोटे नसों से एक ट्यूब के जरिए एक नीडल लगा के जैसे करते हैं हार्ट के लिए एंजियोप्लास्टी, वैसा किया तो अगले दिन से उन्होंने अपने पैर के ऊपर खड़ा रह के छोटे छोटे काम जो है वो अपने आप कर सकते हैं, बिना गाँव है तो पैर में। अगर गाँव है तो वो गाँव सूखने तक उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर वो भी ज़्यादा नहीं होगा। ಹೇಳ್ರಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸಿದೇವ್ರಿ, ಒಂದು ಬಕ್ಕೆ ಆಗೈತಲ್ಲಿ. ಬಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಮ್ಮೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ನ ಹಾಕಿ ಜಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಬಿಟ್ರೆ 3 ತಾಸು ನೋಡಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೇವ್ರಿ. 7 ದಿನ 9 ದಿನ ಹೋಗಿ 9 ದಿನ ಹೋಗಿ ಏನು ಶುಶ್ರೂಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತನ ಕಾಲು ಕಟ್ತೆ ಬಂತು. ಮೊಳಕಂತಾನೆ ನಾವು ಕಾಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ನಾವೇನಂದೆವು, ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರಿ ಜೀವ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ, ಜೀವನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನದ, ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಅದಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಂದರು. ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ 90 ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ನನಗೆ 90 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿ, 90 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಾದರು ಆದ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳು 1.25 ತಿಂಗಳದಾಗಿ ಪೂರ 5 ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಏನು ತುಂಬ ಜನ ಹಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾರ ಬಡಿಸೋದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಸರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮೊಳಕಲ್ತಾನೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ ದವಾಖಾನೆ ಒಳಗೆ. ಹಾಗೆ ದಿನ 4-5 ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಊಟ, ಮತ್ತು ಸಂಗಟ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಊಟ, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳು ಹಾಕಲ್ಲ ತೀರಾ ಭಾರಿ. ಏನು ಮೇಡಮ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಪಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು 2 ಗಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಗೋಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗೋಳಿ ತಿಂತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಗೋಳಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಯದಲ್ರಿ? ಏನು ರೀ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಜರ ಕಾಲಿಗೆ ಏನು ಬಡ್ದು ಇರ್ತೈತೆ ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಅದ ಇನ್ನು ಪೂರಾ ತೊಗೊಳಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಜರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ, ಮಾಡಿದ್ವಾಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಅದ. ಮೊದ್ಲಿನ್ಕಿನ್ನ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ಲಿ. ಆರಾಮದ್ರಿ. ಈಗ ಬೇಕಾದಂಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತನಕ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಡಿಗೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಈ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಏರ್ಬೇಕು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನ್ರಿ ಮೊದಲು? ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ತಂಬಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಕಿಲ್ಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಪ್ಪು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ತಂತಿಲ್ಲ, ಮೀನಿಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಅದಲ್ರಿ? ಶುಗರ್ ಅದಲ್ರಿ? ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನ 3 ಸಲ ಭೇಟಿ, ಪೇಷಂಟ್ಗಳು 3 ಸಲ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಾ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ರೀ. ಅಗ್ನಿ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈಟ್ ಸರ್.